स्टूडेंट डिस्कस करने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। इसका नाम है पारिस्थितिकी अनुकूलन यानी कि इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। ध्यान से देखना, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है इसको समझ लो। अनुकूलन का मतलब कि जब हम वातावरण के अनुसार अपने आप को रिस्पांस देते हैं, समझ पा रहे हो, वातावरण के अनुसार कुछ ना कुछ रिस्पांस दे रहे हैं, मतलब वातावरण में क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे जब ठंडी थी तो ठंडी में हम क्या हो गए थे, अनुकूलित हो गए थे। अब गर्मी के अनुसार अनुकूलित हो जाएंगे। ठंडी में क्या था, ज्यादा ठंडी लग रही थी तो हम लोग स्वेटर पहनते थे ना, लेकिन जब गर्मी आ गई तो गर्मी में स्वेटर बाहर निकाल दोगे। तो कहने का मतलब वहां पर अनुकूलन की प्रक्रिया थी। वहां पर टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर वहां पर कम हो गया, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर धीरे जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे गर्मी, समझ पा रहे हैं, गर्मी होने लगी। तो हम अपने वातावरण के अनुसार खुद एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब कि वातावरण के अनुसार अपने में ढाल लेना, वातावरण के अनुसार अपने आप को पर्यावरण में ढाल लेना ही क्या होता है, अनुकूलन होता है। अनुकूलन जो होता है ये ध्यान देना, जो भी पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, अनुकूलन उसमें खास करके आपके पेपर में जो प्रश्न आएगा वो लगभग 4 प्रकार के पौधे देखे जाते हैं। पहला जो होता है हाइड्रोफाइट प्लांट होता है। हाइड्रोफाइट प्लांट मतलब जलोद्भिद पौधे। जलोद्भिद पौधे मतलब ऐसे पौधे जो पानी में उगते हो, ऐसे पौधे जो पानी में, कुछ पौधे पानी के ऊपर आपको पता है इस तरीके से तैरते रहते हैं, जैसे जलकुंभी जो होता है इसे पानी के ऊपर तैरते रहता है, तो ये सब जलोद्भिद पौधे होते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं। जैसे कुछ पौधे जो होते हैं पानी के अंदर इस तरीके से होते हैं, पानी के अंदर बहुत सारे पौधे होते हैं ना, इस तरीके से पानी के अंदर पूरा पानी से डूबा रहेगा, पानी ऊपर तक भरा रहेगा, समझ रहे हो, ये पानी जो होगा ऊपर तक ऐसे भरा रहेगा, तो ऐसा पौधा क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोफाइट प्लांट होता है। ये पौधा का नाम क्या है, हाइड्रिला। इसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, याद रखेंगे, हाइड्रिला इसका एग्जांपल है। जो हाइड्रिला होता है पानी के अंदर डूबा रहता है, जबकि जलकुंभी जो होता है पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो याद रखना क्या है कि जलोद्भिद मतलब पानी में रहने वाला पौधा। और जो जीरोफाइटिक प्लांट होता है जैसे नागफनी इसका उदाहरण है। तो नागफनी क्या होता है कि जहां पर पानी की समझ कमी होती है वहां पर उगता है, जहां पर पानी की कमी होगी, जहां पर वाटर जो होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा, वाटर क्या होगा, पानी कंटेंट काफी ज्यादा कम होगा। तो ऐसे पौधे जो होते हैं मरुद्भिद पौधे यानी कि मरुस्थलीय पौधे कुल मिलाकर कोरिलेट कर सकते हो, जिसको हम जीरोफाइट प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोफाइट प्लांट के नाम से जानते हैं। जैसे नागफनी इसके उदाहरण है, आप देखे होंगे नागफनी जहां पर भी उगता है जहां पर पानी की बहुत सारा कमी होती है वहां पर आपका नागफनी उग रहा होता है। इस वजह से ये क्या है, एक प्रकार का जीरोफाइट प्लांट होता है। अगला जो स्टूडेंट याद रखना, अगला जो होता है मध्योद्भिद। मध्योद्भिद मतलब ना तो ज्यादा ताप होता है, ध्यान देना, ना ज्यादा ताप, दोनों मीडियम होगा, ना ज्यादा ताप होगा, ना ज्यादा क्या होगा, नम होगा ना ज्यादा नमी होगी ना ज्यादा ताप ही उसको चाहिए होगा। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, मध्योद्भिद। मध्यो मतलब मीजोफाइट, मीजोफाइट मतलब कि मीडियम में, समझ पा रहे हो, ना ज्यादा ताप इसको चाहिए ना ज्यादा नम चाहिए, दोनों मीडियम चाहिए, समझ पा रहे हो, ये सब मध्योद्भिद पौधे होते हैं। अगला जो लास्ट है हेलोफाइट प्लांट। हेलोफाइट मतलब लवणोद्भिद। लवणोद्भिद मतलब ये ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पे लवण की अधिकता होती है वहां पर उगता है, ध्यान देना। लवणोद्भिद पौधा यानी कि ऐसा पौधा होता है, और यही लवणोद्भिद पौधे से आपके पेपर में प्रश्न बनने की भरपूर संभावना है। सुन लो क्या बन सकता है। जो लवणोद्भिद होता है, लवणोद्भिद में क्या होता है, ध्यान से सुन लो, ये लवणोद्भिद जो पौधे होते हैं कुल मिलाकर के, समझ पा रहे हो, वहां पर उगते हैं जहाँ पे लवण ज्यादा होता है। और कौन कौन से लवण होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है और MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, इसके अलावा MgCl2। जहाँ पर ये लवण की मात्रा ज्यादा होती है, जहाँ पर सोडियम क्लोराइड ज्यादा होता है, जहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड ज्यादा होता है, जहाँ पर आपका मैग्नीशियम सल्फेट लवण ज्यादा होता है, जहाँ पर भी ये लवण ज्यादा होंगे वहां पर क्या होते हैं, लवणोद्भिद पौधे यानी कि हेलोफाइट प्लांट उगते हैं। वहां पर कौन से पौधे उगते हैं, हेलोफाइट प्लांट्स क्या करते हैं, वहां पर उग रहे होते हैं। अब इसमें इसका एग्जाम्पल जो है वो आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। जैसे मैंग्रोव वेजिटेशन, ध्यान देना, जो मैंग्रोव वेजिटेशन होता है उसके बारे में पक्का पढ़ लो, उसके बारे में 2-3 खासियत होती है, वही आपको पेपर में पूछने जाने की संभावना होती है। ध्यान देना, हमने क्या बताया, मैंग्रोव वेजिटेशन, और ये कहाँ पर पाया जाता है, अंडमान निकोबार, मुंबई या केरल में उगता है। ध्यान देना, जो आपका यानी कि हम उदाहरण बता रहे हैं मैंग्रोव वेजिटेशन का, जो मैंग्रोव वेजिटेशन होता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या बोल रहे हैं, मैंग्रोव वेजिटेशन, ध्यान देना,
मैनग्रोव वेजिटेशन, मैनग्रोव वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है? सुन लो, ये जो मैनग्रोव वेजिटेशन, ये जो मैनग्रोव वेजिटेशन होता है ये मुंबई अथवा केरल में पाया जाता है। ध्यान देना, मुंबई, केरल अथवा अंडमान निकोबार महाद्वीप में होता है। अंडमान निकोबार महाद्वीप में होता है या तो मुंबई केरल में ये पाए जाने की संभावना होती है। इसमें क्या होता है, मैनग्रोव वेजिटेशन की खासियत जो होती है, ध्यान से सुन लो, ये जहाँ पर उगता है, जहाँ पर उगता है आपको पता ही हो गया होगा कि जहाँ पे लवण क्या होता है, ये पौधा वही जगह उगता है जहाँ पर लवण की मात्रा ज्यादा होती है। और कौन कौन सा लवण ज्यादा होता है? या तो सोडियम क्लोराइड, या तो मैग्नीशियम क्लोराइड, या तो मैग्नीशियम सल्फेट। ये सपोज करो एक मैनग्रोव पौधा है, ये मैनग्रोव पौधे की अपनी खुद की जड़ होती है इसमें। इसके अलावा मैनग्रोव पौधे में खास चीजें होती है, इसमें एरियल रूट ऐसे होता है, इस तरीके से खूंटी की भांति एरियल रूट जो होता है निकला होता है इस तरीके से काफी दूर तक। ये जो होता है इसका एरियल रूट होती है, वायवीय जड़ें जिसको बोलते हैं। मतलब इसमें मुख्य चीजें क्या है, मैनग्रोव पौधे में जड़ से आपके प्रश्न बनने वाला है, इसकी जड़ से ध्यान देना। इसकी जड़ जो होती है, एक तो अपनी खुद की जड़ होती है ना, एक तो उसको अपनी खुद की जड़ होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं भूमिगत जड़ें। एक तो उसकी भूमिगत जड़ें है, और दूसरा जो जड़ इसमें प्रश्न जहाँ से आने वाला है आपके पेपर में, इसको बोलते हैं वायवीय जड़ें। वायवीय जड़ें जिसको हम एरियल रूट कहते हैं, ध्यान देना, एरियल रूट के नाम से जानते हैं। अब ये जो वायवीय जड़ें होती हैं, इसमें इस तरीके से ये जो देख पा रहे हैं ये एरियल रूट है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं नीमेटोफोर्स बोलता है, नीमेटोफोर्स बोला जाता है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको हम गुरुत्वाकर्षी, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी जड़ें कहते हैं। इसको हम और क्या कहते हैं हिंदी में, और इसको हम श्वसन मूल जड़ें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन मूल जड़ें। कहने का मतलब जिसको हम वायवीय जड़ें बोल रहे हैं, इसका कई नाम है, इसको नीमेटोफोर्स के नाम से जाना जाता है। नीमेटोफोर्स यानी श्वसन मूल जड़ें कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षी श्वसन मूल जड़ें भी कहते हैं। और ये जो जड़ें होती है इसकी खासियत क्या होती है, ये जड़ें समझ पा रहे हो, श्वसन की प्रक्रिया करती है। ये जड़ें श्वसन की प्रक्रिया में मदद करती है। श्वसन का मतलब कि ये ऑक्सीजन लेने का काम करती है। आप इसको पक्का एकदम फिक्स कर लेना, तो कौन सी जड़ होती है जो श्वसन मूल जड़ होती है, पूछा जाता है तो कौन सी जड़ होती है, श्वसन मूल जड़ होती है, उसका नाम याद रखना, नीमेटोफोर्स। नीमेटोफोर्स नीमेटोफोर्स वह कौन सा, एक किसमें पाया जाता है? मैनग्रोव पौधे में। मैनग्रोव पौधे में देखा जाता है। आपके बहुविकल्पी में भी आने की संभावना बरकरार है इसकी, समझ पा रहे हो इस बार। और इसके अलावा इसमें खास क्या होता है, इसके अलावा इसमें खास बात यह होती है कि इसमें जो फल लगता है, ध्यान देना, इसमें जो भी फल बनता है, फल में जो बीज बनते हैं, जो भी सीड बनते हैं, ये सीड जो होते हैं फल के अंदर ही जमने लगती है। ध्यान देना, फल के अंदर जो बीज बनता है, दूसरी खास बात हम बता रहे हैं, फल के अंदर जो भी सीड बनता है ये इसी के अंदर, फल के अंदर ही जर्मिनेट करने लगते हैं। इस कंडीशन को, जब फल के अंदर बीज क्या हो, जमने लगे, जब फल के अंदर बीजों का अंकुरण होने लगे, आपके पेपर में प्रश्न छपेगा, जब फल के अंदर बीजों का अंकुरण होने लगे, वह अवस्था क्या होती है, वह अवस्था क्या कहलाती है, ध्यान से देखना, बीबी पैरी कहलाती है। ध्यान देना, इसको हम बीबी पैरी कहते हैं। बीबी पैरी ऐसी अवस्था होती है जब फल के अंदर बीजों का अंकुरण होता है। जब फल के अंदर बीजों का अंकुरण होता है उसे हम बीबी पैरी कहते हैं। जब फल के अंदर बीजों का अंकुरण होता है उसे क्या बोलते हैं? बीबी पैरी के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रीतिस्थ अंकुरण कहते हैं। ध्यान देना, प्रीतिस्थ अंकुरण यानी कि बीबी पैरी आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बीबी पैरी किसमें होता है, बीबी पैरी क्या होता है, कभी कभी बच्चे बीबी पैरी को बीबी पैरा से कोरिलेट कर देते हैं, जो बच्चे देते हैं उसको समझ लेते हैं, लेकिन बीबी पैरी मतलब क्या, यहाँ पर एकदम क्लियर है कि मैनग्रोव पौधे में जो फल होते हैं उसके अंदर जो बीज बनता है वो उसी फल के अंदर क्या हो जाता है, अंकुरित होने लगता है, उसी फल के अंदर उसका अंकुरण होने लगता है बीजों का। इस अवस्था को हम बीबी पैरी के नाम से जानते हैं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनग्रोव पौधे से जो प्रश्न आने वाला है, वो प्रश्न आने वाला है कि मैनग्रोव पौधों में जो वायवीय जड़ें होती हैं, जिसको हम नीमेटोफोर्स बोलते हैं, जिसको श्वसन मूल जड़ें कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? आपके मैनग्रोव पौधे में पूछेगा। क्या करती हैं? श्वसन की प्रक्रिया कर रही होती हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। मैनग्रोव पौधे से प्रश्न बनने की पूरी
बरकरार संभावना है, तो जरूर इसके बारे में जान लेना। स्टूडेंट, इस स्लाइड से आपके पेपर में प्रश्न आने की भरपूर संभावना है, तो देख लेते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट चीज। रेड डाटा बुक क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। रेड डाटा बुक का मतलब होता है, स्टूडेंट ध्यान से देखना, जो रेड डाटा बुक होता है उसको उसमें कुल मिला के जो भी संकटग्रस्त प्रजाति होती है, ध्यान देना, जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं, जो संकटग्रस्त जातियां हैं, संकटग्रस्त मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती हैं, यानी कि ऐसी जातियां जो विलुप्ति के कगार पर है, ऐसी जातियां जो विलुप्ति के कगार पर है, उनको एक सूचीबद्ध तरीके से एक किताब में रखा जाता है, उसको रेड डाटा बुक कहते हैं। और वो किताब बनाने वाली संस्था होती है, किस संस्था के अंतर्गत रेड डाटा बुक चलाया जाता है, उस संस्था का नाम आपको पता होना चाहिए। उस संस्था को बोला जाता है IUCN। IUCN के अंतर्गत वह संस्था आती है, और उन संस्था का IUCN का जो पूरा नाम है, पेपर में आ सकता है, छप सकता है। IUCN का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि IUCN का पूरा नाम पूछेगा लिखने के लिए, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि एक संस्था है। किसकी? रेड डाटा बुक की क्या है, ये संस्था है, समझ पा रहे हैं। और इसी IUCN को अथवा किस नाम से और जाना जाता है, ध्यान देना, इसी IUCN को अथवा किस नाम से जाना जाता है, WCU। ध्यान देना, WCU का कोई फुल फॉर्म पेपर में आने की संभावना हो सकती है। WCU का मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ध्यान देना, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का मतलब कि विश्व संरक्षण संगठन। ध्यान देना, विश्व संरक्षण संगठन, अथवा इसको हम IUCN बोलते हैं, अथवा इसको हम IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अथवा इसी को हम बोलते हैं WCU बोलते हैं। WCU का मतलब कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसको हम विश्व संरक्षण संगठन के नाम से जाना करते हैं। ये ऐसी एक संस्था होती है जो रेड डाटा बुक को चला रही होती है, जिसके अंतर्गत जो भी विलुप्ति के कगार पर होने वाले जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनको उस बुक में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, उनको उनकी सूची बनाई जाती है, उनके लिए उनकी सूची तैयार की जाती है भैया, ताकि उनका नाम पहले से ही प्रेजेंट रहे। समझ पा रहे हो, ये रेड डाटा बुक होता है। आई होप आपको रेड डाटा बुक के बारे में समझ में आ गया होगा, पेपर में प्रश्न बनेगा। अगला जो यहाँ से प्रश्न बनेगा वो क्या है, कंजर्वेशन। ध्यान देना, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण से प्रश्न पक्का आज फिक्स है पेपर में। और संरक्षण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक बाह्य स्थानीय संरक्षण जिसको एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं, दूसरा जो होता है स्व स्थानीय संरक्षण जिसको हम इन सिटू कंजर्वेशन कहा करते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब क्या होता है, देख लो। बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब, सपोज करो कोई जंगल है, उस जंगल में जो भी चीते की प्रजातियां हैं, जो टाइगर की प्रजातियां हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। ध्यान देना, हम उदाहरण ले रहे हैं, कोई ऐसा जंगल है जहाँ पे टाइगर जो है, बहुत सारे शेर रह रहे हैं, बहुत सारे चीता रह रहे हैं, वो विलुप्ति के कगार पर है। ध्यान देना, उसको क्या करेंगे कि वहां से पकड़ करके, टाइगर को पकड़ करके हम क्या करेंगे, अपने चिड़ियाघर में लेकर बंद कर देंगे। समझ रहे हो, उसको बोलते हैं एक्स सिटू। एक्स सिटू मतलब बाहर से निकाल करके उसको हम क्या कर रहे हैं, चिड़ियाघर में डाल दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे अपने यहाँ ऐसे पौधे हैं जो विलुप्ति के कगार पर है ना, उन पौधों को क्या करना, संरक्षित करना। मतलब कि जो भी विलुप्ति के कगार पर, जो विलुप्ति के कगार पर जीव है, उनका संरक्षण कर लेना, उनको सज संवार लेना, उनको संरक्षित कर लेना ही संरक्षण होता है। और यही संरक्षण दो प्रकार का है। एक को हम क्या कर रहे हैं, एक को हम जंगल में रह रहा था, उसको हम वहां से निकाल करके अपने यहाँ लेकर के म्यूजियम में डाल दिए। समझ पा रहे हो, वो क्या हो गया, अपना बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया। अगर सपोज करो दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि जो टाइगर रह रहा था जिस जंगल में, उस जंगल में हम घेराबंदी कर दें कि भाई हाँ, इतने एरिया में, इतने एरिया के जंगल में, इतने एरिया में टाइगर रहता है, तो इतने एरिया को क्या कर देते हैं, हम घेराबंदी कर देते हैं। अब उस एरिया में जब घेराबंदी हो जाएगी तो इन सिटू मतलब कि स्वस्थाने, जिस स्थान में रह रहा था उसी स्थान को हमने क्या कर दिया, संरक्षित कर दिया। इसको हम बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन। लेकिन जब उसी टाइगर को पकड़ करके हम चिड़ियाघर म्यूजियम में डाल देते हैं तो वो क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण उसको कहते हैं। समझ पा रहे हो, जैसे पौधे को भी क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं बोटेनिकल गार्डन में। बोटेनिकल गार्डन में यानी कि पौधों को कैसे संरक्षित किया जाता है, जो प्लांट की
ऐसी स्पीसीज होती हैं जो विलुप्ति के कगार पर है, उसको हम क्या करते हैं, वहाँ से लेकर के हम क्या करते हैं, उसको संरक्षित कर देते हैं, बोटेनिकल गार्डन में उठा के डाल देते हैं, बोटेनिकल गार्डन में उसको हम रख देते हैं, जिससे वो संरक्षित, उसकी देखभाल अच्छे से की जाएगी उसको बढ़िया से। तो कहने का मतलब कि ये कैसा संरक्षण है, ये आपका है बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसका उदाहरण पक्का याद रखना, इसका उदाहरण क्या है, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। इसके अलावा म्यूजियम, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क नहीं है, याद रखेंगे। बोटेनिकल गार्डन इसका एग्जाम्पल है, जूलॉजिकल म्यूजियम इसका एग्जाम्पल है। और सीड बैंक मतलब इसको अलावा जीन बैंक भी कह सकते हैं। जैसे जो भी प्लांट की जो सीड है, जो विलुप्ति के कगार पर है, उसकी सीड को क्या कर देते हैं, कंजर्व करके, क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोल सकते हैं। जैसे शुक्राणु अंडाणु को क्या किया जाता है ना, प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसी तरीके से इसमें हम सीड को, जो बीज होता है, ताकि वो खत्म न होने पाए, उस पौधे का अस्तित्व न खत्म हो जाए इस पृथ्वी पर, तो उसको हम क्या कर देते हैं, संरक्षित करके रख लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू में यानी कि तो स्थानीय संरक्षण, उसी स्थान में हम घेराबंदी कर दे रहे हैं। उसी स्थान में घेराबंदी मतलब जैसे बहुत सारा नेशनल पार्क जो होता है, नेशनल पार्क जो होता है उसी स्थान में घेराबंदी कर देते हैं। ये फला नेशनल पार्क, आपने बहुत सारा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, और आपके पेपर में जो नेशनल पार्क से प्रश्न आएगा तो लिख लेना, कांजीरंगा नेशनल पार्क पक्का पूछा जा सकता है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ होता है, असम में है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। और ये नेशनल पार्क की खासियत होती है, ये नेशनल पार्क हाथी, गैंडे तथा जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान देना, काजीरंगा नेशनल पार्क जो होता है ये कहाँ का है, पहली बात असम का है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथी, गैंडे और जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लो। अगला कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका है, उत्तराखंड का है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क की खासियत होती है, यह एक प्रथम सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान देना, यह एक प्रथम सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है प्रथम सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान में पूछा जाए कौन सा होता है, तो उत्तराखंड में स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान देना, इसी पार्क से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नेक्स्ट उद्यान है, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क जिसको कह सकते हो इंग्लिश में। ये कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी। ध्यान देना, लखीमपुर खीरी में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। 3 नेशनल पार्क हमने बताया, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, और हमने क्या बताया, काजीरंगा नेशनल पार्क। तीनों पार्क से प्रश्न बनने की भरपूर संभावना है, आप इसको जरूर देखते जाएंगे। इसके अलावा हमने बता रहे हैं इन सिटू कंजर्वेशन में क्या है, जैसे बायोस्फीयर भी आता है। बायोस्फीयर का मतलब थोड़ा सा देख लो, बायोस्फीयर में क्या करते हैं, कोई ऐसा जंगल होता है, जंगल के एरिया में क्या करते हैं हम, इस तरीके से घेराबंदी करवा देते हैं। जैसे देखो जंगल था, जंगल में हमने क्या करा, इस तरीके से एक जोन बनाया, इस तरीके से एक जोन बनाया, इस तरीके से एक जोन बनाया, और इस बीचों बीच इसके शेर, चीता, बहुत सारे खतरनाक जंगली जीव रह रहे हैं। तो उस जंगली जीव के अंदर कोई मानव ना जाने पाए, कोई ह्यूमन ना यहाँ पे चला जाए, नहीं तो उसके लिए भी खतरा होगा। समझ रहे हो, तो जिसकी वजह से इसको हम कई बार घेराबंदी करा देते हैं। तो इसमें जोन होता है, इसको बोलते हैं कोर जोन, ध्यान देना, थोड़ा सा देख लो, बायोस्फीयर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हमने बताया कि क्या कर रहे हैं, इसमें इस तरीके से जंगल को घेराबंदी कर दे रहे हैं, इस तरीके से जंगल को घेराबंदी, यहाँ पर सपोज करो एक जंगल था, उसको हमने घेराबंदी करा, और घेराबंदी करने से कुछ जोन बना। लास्ट जो अंतर जोन है जिसको बोलते हैं कोर जोन बोलते हैं, कोर जोन बना, और कोर जोन के बाद इसको हम बफर जोन कहेंगे, बफर जोन कह रहे हैं। और इसको क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन जोन। क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांजिशन जोन कहते हैं। अब जो आपका लास्ट वाला जोन, यानी जिसको हम कोर जोन कहते हैं, इसी कोर जोन में क्या रहता है, हमारा शेर, चीता रह रहा होता है, तो कोई मानव वहां पे जाने ना पाए, इस वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, इसको कंजर्व कर रहे हैं, इसको कंजर्व कर देते हैं। इसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। इस तरीके का जब कंजर्वेशन होगा, इसके लिए टर्म यूज करेंगे, याद रखना, बायोस्फीयर रिजर्व टर्म यूज करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व टर्म यूज करते हैं जब कंजर्वेशन को, समझ पा रहे हो, जोन वाइज किया जाए, जब कंजर्वेशन को जोन में किया जाए। कौन सा जोन, अंदर वाला जोन कोर जोन, इसके बाद वाला जोन कौन सा जोन है, उसके बाद बफर जोन, उसके बाद जो जोन लास्ट में देख पा रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं
ट्रांजिशन जोन, तो कोर जोन में कोई ह्यूमन ना जाने पाए, तो जोन वाइज इसमें हम क्या कर देते हैं, जीवों का कंजर्वेशन कर रहे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी किसके अंतर्गत आता है, इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार देख लो, हमने पढ़ा है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में क्या कर रहे हैं, जीवों को संरक्षित कर रहे हैं। और जीवों का संरक्षण मुख्य रूप से 2 प्रकार हो रहा है। पहले प्रकार कौन सा है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थान मतलब एक सिटू कंजर्वेशन, एक सिटू कंजर्वेशन मतलब कि वहां से हम उसको निकाल करके, समझ पा रहे हो, पकड़ करके शेर को हम किसी म्यूजियम में डाल दे रहे हैं, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। एक सिटू मतलब उसको निकाल कर, बाह्य स्थान है, बाह्य स्थान है बाहर से उसको निकाल करके हम क्या कर रहे हैं, म्यूजियम में। इन सिटू मतलब स्वस्थान है, जिस स्थान में रह रहा था उसी स्थान को हमने घेराबंदी करके उसमें संरक्षित कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, यानी कि उसको हम स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। प्रश्न आपके पेपर में छपेगा, आप इसको जरूर याद रखेंगे। और नेशनल पार्क के बारे में बताया, 3 नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क हम बता रहे हैं कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है, हाथी के गैडो के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हमने कार्बेट नेशनल पार्क बताया, कार्बेट नेशनल पार्क ना किसके लिए प्रसिद्ध होता है, गैडो के लिए प्रसिद्ध होता है, ध्यान देना, जो कि उत्तराखंड में प्रथम सर्वश्रेष्ठ नेशनल पार्क होता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आज के लिए इतना करते हैं डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट।